हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर, क्योंकि दोस्तों आपका जो ना दिल्ली पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल ड्राइवर और हेड कांस्टेबल का एग्जाम नजदीक है और जल्दी ही आपका हरियाणा सीटी एग्जाम भी होने जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए करंट अफेयर कराया जाए, तो इस वीडियो में हम दोस्तों नेशनल करंट अफेयर की क्लास करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना न भूलें दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे इस चैनल पर हरियाणा की कोई भी छोटी बड़ी भर्ती हो, केंद्र सरकार की कोई भी छोटी बड़ी भर्ती या कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर शेयर की जाती है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं दोस्तों अपनी जो होगी करंट अफेयर की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में जनवरी से जैसे कि आपका मान लो नवंबर में एग्जाम है सीईटी का और अक्टूबर में भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और ड्राइवर का एग्जाम है, तो लगभग अगस्त सितंबर तक के आपके करंट अफेयर आएगी आपके एग्जाम में। हो सकता है पहले पिछले वाले साल की भी आ जाए, लेकिन इस साल की मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी जो मैं दोस्तों अब लगातार आपको कराऊंगा डेली। तो कौन नियुक्त किए गए स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका भी अनुपम रे। अनुपम रे जो है वो स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं यूएन के अंदर। यूएन के मुख्य पॉइंट जानेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा उनके जो ना मुख्य पॉइंट यानी उनसे संबंधित आपका स्ट्रेटेजी के लिए इस वीडियो में साथ ही साथ कवर होगा। तो अनुपम रे जो ना यूएन के अंदर स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं भारत की तरफ से। वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। अब ये जिनेवा दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। बात करता हूँ डब्ल्यूटीओ की, डब्ल्यूएचओ की, बहुत सारे हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। जो संस्थाएं हैं उनके हेडक्वार्टर जिनेवा में है। लेकिन बात आई है यूएन की, तो यूएन की बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस, इसकी फुल फॉर्म रहेगी यानी कि संयुक्त राष्ट्र। अब इसकी स्थापना बहुत बार पूछी जाती है, कब हुई? इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों। यूएन डे आपसे पूछ ले, संयुक्त राष्ट्र दिवस आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा नहीं, मुख्यालय पूछेगा इसका, तो कहां रहेगा? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर दोस्तों। जो यूएन का हेडक्वार्टर है वो रहेगा आपका दोस्तों न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। न्यूयॉर्क का है यूएसए के अंदर। और इसके सदस्य देश कितने? अभी 193 इसके सदस्य देश रहेंगे। इसके एट प्रेजेंट में दोस्तों वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, जो इसके हेड हैं, चीफ हैं, वो कौन रहेंगे दोस्तों? वो रहेंगे आपके एंटोनियो गुतेरेस। ये ध्यान रखना भी कभी एंटोनियो गुतेरेस चेंज हो गए हो और आप इसी को पढ़ लें। तो वर्तमान में आप यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के एक बार हेड चेक कर लेना, एंटोनियो गुतेरेस है मेरे हिसाब से दोस्तों, लेकिन फिर भी आपका चेक करने का बनता है, एक बार चेक कर लेना। तो वर्तमान में रहेंगे एंटोनियो गुतेरेस। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो आरबीएल बैंक के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव आहूजा। अब जो है इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। राजीव आहूजा विश्ववीर आहूजा की जगह लेंगे। जो राजीव आहूजा आरबीएल बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं वे दोस्तों विश्ववीर आहूजा यानी आहूजा ब्रदर्स को ही चेंज किया है। राजीव आए विश्व गए, ध्यान रखना, राजीव आए विश्व गए, ठीक है। राजीव आहूजा आए विश्ववीर आहूजा की जगह। अब आरबीएल बैंक के बारे में जान लेते हैं, देख लेते हैं इसकी आरबीएल बैंक की डिटेल दोस्तों। तो आरबीएल बैंक देखिए, आरबीएल जो बैंक है दोस्तों उसकी स्थापना हुई 1943 के अंदर। बैंकिंग सेक्टर से भी आपका क्वेश्चन बहुत बार आया था। तो यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर के साथ है दोस्तों, उसके साथ उसका स्टैट्स भी आपके सामने क्लियर हो रहा है, यानी कि आपकी जीएस की पकड़ ऐसी हो जाएगी करंट अफेयर के साथ साथ, चाहे अपना इकोनॉमिक्स का पार्ट हो, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, कोई भी आपका पार्ट हो दोस्तों, वो आपका यहाँ से क्लियर होता चलेगा भी। तो आरबीएल बैंक की बात हम करें, स्थापना 1943 के अंदर इसकी। इसका मुख्यालय जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। एमडी सीईओ आपको पता ही राजीव आहूजा बने हैं विश्ववीर आहूजा की जगह। राजीव आए विश्व गए, ध्यान रखना भी। आरबीएल बैंक की टैगलाइन है अपनों का बैंक। दोस्तों हर बैंक की अपनी टैगलाइन होती है, इंपॉर्टेंट वाक्य होता है। तो आरबीएल बैंक की टैगलाइन है अपनों का बैंक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो जो लाइन है दोस्तों वो किस देश में शुरू हुई है? शंघाई, चीन के अंदर। चीन की राजधानी है बीजिंग, लेकिन चीन का एक शहर है शंघाई। तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शंघाई चीन के अंदर शुरू हुई है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं।
31 दिसंबर 2021 को दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 को चीन के शंघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है। इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह दुनिया भर में सबसे लंबा नेटवर्क बन गया है। 831 किलोमीटर की विश्व में सबसे जो ज्यादा लंबाई हो चीन के अंदर दोस्तों। दो नई लाइनों के खुलने से शंघाई में पूरी तरीके से स्वचालित मेट्रो, दोस्तों इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, बिल्कुल ऑटोमेटिक है, नहीं स्वचालित है। स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जिसकी परिचालन लंबाई 167 किलोमीटर है। जो स्वचालित मेट्रो चलती है वो 167 किलोमीटर की लंबाई को क्लियर करती है, वहां तक चलती है स्वचालित मेट्रो की। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इस साइड आपका अगला क्वेश्चन आएगा। तो 4th क्वेश्चन से पहले ये और चाइना के बारे में पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। और चीन जो है ना एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो चाइना आपसे पूछ ले किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप आपका राइट आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है दोस्तों। और क्षेत्रफल में आपका रहेगा भी दोस्तों, आप क्षेत्रफल में बताइएगा किस नंबर पर रहेगा, दूसरे या तीसरे, क्योंकि पहले पर रहेगा रूस। आपको ऑप्शन दे रहा हूं दूसरा या तीसरा, यहाँ पर दोनों को आपको बताना कौन से नंबर पर रहेगा क्षेत्रफल के आधार पर। चीन की राजधानी बीजिंग, मैंने आपको बताया चीन की करेंसी आपकी रेमेनबी यानी युआन दोस्तों। चीन के राष्ट्रपति हमें शी जिनपिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से है, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहां से शुरू किया गया है। ये मैंने करंट अफेयर की पहली वीडियो बनाई है दोस्तों, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर काफी क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं। आज जनवरी स्पेशल जो ना चल रहा अभी, तो जो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहां पर शुरू किया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये किया गया है। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नागपुर महाराष्ट्र ने राइट टू पी अभियान को शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना, खुले में शौच मुक्त बनाना। मेन मकसद है दोस्तों खुले में शौच मुक्त बनाना। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया। तो जो साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 का वो कितने भारतीयों को मिला है, आंसर रहेगा आपका 20 भारतीयों को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और ये दोस्तों नेशनल के स्तर पर है, हरियाणा के स्तर पर भी ऐसे मिलते हैं। अगर जो हरियाणा का साहित्य अकादमी मुख्यालय पूछ ले तो पंचकुला रहेगा हरियाणा में। जितनी भी साहित्य अकादमी दोस्तों उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ये दिल्ली से यानी कि दोस्तों भारतीय है, तो भारतीय साहित्य अकादमी का अगर आपसे हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछ ले तो नई दिल्ली में रहेगा, ये ध्यान रखना भी। तो 20 लेखकों को मिला है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लेखिका नमिता गोखले को अंग्रेजी का इनका उपन्यास था थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए इनको अंग्रेजी के लिए मिला नमिता गोखले को। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी में देखिएगा, हिंदी भाषा में दया प्रकाश को। दोस्तों यहाँ पर 2 ही 3 मैंने इंपोर्टेंट बताए गए हैं आपके लिए, एक इंग्लिश का एक हिंदी का। हिंदी भाषा में दया प्रकाश को मिला है। दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी 2021 से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी में नमिता गोखला, हिंदी में दया प्रकाश। अंग्रेजी में उपन्यास था थिंग्स टू लिव बिहाइंड। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 6th क्वेश्चन आपका है, किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन किया गया है। एक सड़क का नाम है वो ऐसी किस राज्य में दोस्तों जिसका नाम जो ना पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिक्किम की राजधानी आपकी रहेगी गंगटोक। सिक्किम के बारे में पॉइंट जान लेते हैं। सिक्किम में सोमगो लेक से और नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक से। देखिए सिक्किम में सोमगो लेक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्लियर हुआ। सोमगो लेक आपसे पूछ ले कहां पे, सिक्किम के अंदर रहेगा। एक सेकंड दोस्तों, सोमगो लेक आपसे पूछ ले कहां पर, सिक्किम के अंदर। नाथुला बॉर्डर पूछ ले, सिक्किम के अंदर। राजधानी इसकी क्या है, गंगटोक। इन तीनों को जोड़ने वाली सड़क का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, सोमगो लेक से नाथुला बॉर्डर से राजधानी गंगटोक, तीनों को जोड़ता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी सड़क रखा गया है। इस नई बनी सड़क का गवर्नर गंगा प्रसाद ने आधिकारिक उद्घाटन किया है। एक और पॉइंट क्लियर हुआ है, सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। तो अगले क्वेश्चन पर इसके साथ चलते हैं भाई। दूसरे पेज पर उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के कौन बने हैं, दुर्गा शंकर मिश्र, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है भाई, ध्यान रखना। लखनऊ से बहुत बार पूछा जाता है किस नदी के किनारे है,
लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को जुबान पर याद होगा योगी आदित्यनाथ महाराज, बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर रहेंगी आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद के अंदर है, इसकी खंडपीठ बैठती है दोस्तों। देखिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, इसकी खंडपीठ बैठती है लखनऊ के अंदर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से बनाता है, पूछा भी गया है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर उच्च न्यायालय है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का, लेकिन जो इसकी खंडपीठ बैठती है वो बैठती है लखनऊ के अंदर। जो बेंच जिसे हम बोलते हैं, हाईकोर्ट की बेंच जिसे हम बोलते हैं, वो बैठती है लखनऊ के अंदर। तो राजेश बिंदल इनके हाईकोर्ट के जज रहेंगे। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट भारत में सबसे ज्यादा 80, राज्यसभा सीट 31 सबसे ज्यादा, और विधानसभा सीट भी सबसे ज्यादा 404 दोस्तों। 403 आएगा शायद, यहाँ पे देख लेना एक बार, 403 या 404 ऐसा ही आंसर आपको। 403 मैंने पढ़ा दोस्तों सभी जगह, तो 403 एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन अभी, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का अवार्ड या खिताब किसने जीता है? तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता भी निकिता सोकल। निकिता सोकल ने खिताब जीता है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। नई दिल्ली में वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर निकिता सोकल को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब पहनाया गया। पूछ रहे हैं प्रतियोगिता कहां हुई है? नई दिल्ली के अंदर वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा इसे आयोजित किया गया था। किसने खिताब जीता? निकिता सोकल। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या पता क्वेश्चन कौन सा पूछ ले। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपका है अटल, एक सेकंड, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स एरिया 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? आईआईटी मद्रास दोस्तों। आईआईटी मद्रास ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स, एरिया की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ARIIA, एरिया, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, पूछ ले जाता कई बार फुल फॉर्म में भी। तो किस आईआईटी ने पहला स्थान लिया? आईआईटी मद्रास ने। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष, लगातार तीसरा साल अभी अटल रैंकिंग में इसने अपना पहला स्थान हासिल किया है 2021 में, यानी कि 18, माफ कीजिएगा दोस्तों, 19, 20, 21 लगातार 3 सालों का पहला स्थान रहा है। अब जब जो ये 2022 की रैंकिंग आई, इसमें देखते हैं क्या इसने फिर से को पहला स्थान हासिल किया है या नहीं। अभी तक ये रैंकिंग नहीं आई है। अब देखिए देश के जो टॉप 3 के नाम हैं, आईआईटी मद्रास पहले पर है, आईआईटी बॉम्बे दूसरे पर, दिल्ली तीसरे पर, और इसका एक तीसरा संस्करण था भी जो ये चला था ना, अटल रैंकिंग इनोवेशन जो चलाया गया है 2019 में स्टार्ट हुआ था, तीसरा ही इसका संस्करण था। यानी कि तीनों बार टॉप किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने दोस्तों, आईआईटी मद्रास। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, 10 क्वेश्चन आज करेंगे इस वीडियो में। तो भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान IICA के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ कौन बने हैं? भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान। तो IICA कॉर्पोरेट मामलों का यह संस्थान है दोस्तों। इसके कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? 10वां क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष बने हैं प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार भारतीय कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित अध्यक्ष बने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय सरकार ने प्रवीण कुमार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। IICA की फुल फॉर्म मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इनके महानिदेशक या सीईओ चुने गए हैं प्रवीण कुमार। IICA की स्थापना 2008 में मानेसर हरियाणा में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई हरियाणा जीएस के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए भी, जो सीट एग्जाम है। IICA की स्थापना 2008 मानेसर हरियाणा में हुई थी। मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम, और जो ना दोस्तों 22 पुलिस जिले थे, 23वां पुलिस जिला था, 24वां पुलिस जिला मानेसर। 3-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ से क्लियर किए, इनको ध्यान से सुनना। IICA की स्थापना 2008 मानेसर हरियाणा में हुई। मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम भाई, पॉइंट क्लियर है, 11वां नगर निगम मानेसर हरियाणा का। मानेसर हरियाणा का 24वां पुलिस जिला। देखिए 22 जिले हैं, 22 में पुलिस जिले तो 22 हो गए, साथ के साथ 23वां जिला में होते हुए कोई पुलिस जिला बना था हांसी, वो जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है हांसी। उसके बाद 24वां पुलिस जिला बनाया गया मानेसर को।
दयाल का 24वां पुलिस जिला बनाया गया मानेसर को। तो हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी। ये 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके अभी फिलहाल जो 5th फेज के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम आ रहे हैं उनमें भी पूछे जा रहे हैं। और आने वाले जो ना ड्राइवर का एग्जाम है दिल्ली पुलिस के अंदर, सीजीएल सीएचएसएल, बहुत सारे एग्जाम आपकी पेंडिंग है दोस्तों। भी जो है फॉर्म वगैरह भी भरे जा रहे हैं, इन सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 1-2 साल में नौकरी ले ले तो यानी कि दोस्तों ये मान के चलिए कि 2022 में तो अभी कुछ ही 2-3 महीने ही शेष है। 2022 और 23 में अगर आप नौकरी ले लेते तो आपके लिए बहुत ही अच्छा। उसके बाद सब कुछ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो जो नौकरियों की भरमार है सीजीएल में भी आप इस बार जानते हैं बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। हरियाणा के अंदर भी हरियाणा सीईटी एग्जाम होते हैं। मैंने आज वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर डाल दी गई इससे पहले वीडियो दोस्तों। बहुत सारी भर्तियां आने वाली, जैसे सीईटी एग्जाम अगर आप अच्छे नंबर्स के साथ क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।